कृषक मित्रों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे सफल किसान से बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने पशुपालन को अपनाया। आज ये व्यावसायिक पशुपालन कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ज़िला सोलन के नालागढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव मैसा टिब्बा, उसी गांव में रहते हैं खलील मोहम्मद और इन्होंने व्यावसायिक पशुपालन को अपनाया है। आइए आज कार्यक्रम में बातचीत करते हैं खलील मोहम्मद से और जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग का काम कब से इन्होंने शुरू किया, आज के संदर्भ में इनके पास कितने पशु है और इस पेशे में आकर इन्हें कैसा महसूस होता है, और इनसे सीखते हैं कि गाय पालन से हमारे प्रदेश के किसान बागवान कैसे जुड़ सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं खलील मोहम्मद। खलील मोहम्मद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो आपसे यही जानना चाहते हैं, आपने पशुपालन को क्यों अपनाया। बहुत सारे काम है, आप खेतीबाड़ी भी कर सकते थे, सब्जी उत्पादन से भी जुड़ सकते थे, फसलोत्पादन भी कर सकते थे, लेकिन आपने पशुपालन को ही अपनाया और डेयरी फार्मिंग का काम बहुत सफलतापूर्वक आप कर रहे हैं। कब से इस पेशे में आए, कितने साल आपको हो गए और आज आपके पास लगभग कितने पशु है, किस तरह से आप इस व्यवसाय में आए हैं, जुड़े हैं, बताएं हमारे दर्शकों को। मैं सन 2004 से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक टीचिंग लाइन से था, जो एक प्राइवेट जॉब थी मेरे लिए। तो वहाँ पे मेरा इतनी कम सैलरी थी कि एक परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने वहाँ से मैंने मन बनाया कि मैं कोई अपना काम धंधा करूँ। तो काम धंधा करने के लिए सबसे पहले पैसे की आवश्यकता होती है। तो मैंने ऐसा धंधा सोचना शुरू किया जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो। तो ये ऐसा एक धंधा था कि जो हमारा एक पशु से भी शुरू हो सकता था और हमारे बुजुर्ग पहले से ही पशु रखते आ रहे हैं। तो इस तरह से मैं एक एक करके मैंने पशु रखने शुरू किए और जैसे जैसे मेरे पास पशु बढ़ते गए, मेरे को पशुपालन विभाग द्वारा पूरी जानकारी दी गई और आने वाली सारी स्कीमें इन्होंने मेरे तक पहुंचाई। किसी भी किस्म का कोई बीज, खाद या कुछ भी हॉस्पिटल से पशुपालन विभाग से रिलेटेड है, वो हमारे तक पहुंचा। खलील जी, अब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, आज के समय में आपके पास कितने पशु हैं, कितनी गायें हैं लगभग, उन गायों की नस्ल क्या है, किस नस्ल के पशु आपने अधिकतर पाल रखे हैं और इनकी व्यवस्था आप कैसे देखते हैं, इनकी सफाई की व्यवस्था, दूध निकालना, समय समय पर इनका ट्रीटमेंट करना, वैक्सीनेशन करना, ये सारी जो प्रबंधन है ये आप कैसे करते हैं, संक्षेप में समझाएं हमारे किसानों को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास शुरू में मैंने एक पशु से काम बढ़ाना शुरू किया था और आज मेरे पास 35 पशु है और अच्छी नस्ल के, जिसमें से HF नस्ल है, HF क्रॉस है, जर्सी क्रॉस है। इनका पालन पोषण करने के लिए मुझे अपने परिवार का पूरा सहयोग है। साथ में एक हमने नौकर भी रखा हुआ है और मिल्किंग के लिए हमने 5-6 साल हाथ से भी मिल्किंग की है और अब हमने मिल्किंग मशीन भी का उपयोग करते हैं दूध निकालने के लिए। और जैसे पशुओं के ट्रीटमेंट से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे वेटरनरी डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग रहा है। जैसे डॉक्टर विनय कुमार शर्मा जी, डॉक्टर शेखों जी, डॉक्टर रश्मि ठाकर जी, इन्होंने समय समय पर मुझे जानकारी भी दी और जब भी कोई समस्या आती है ये फ़ौरन यहाँ मेरे पास आके मेरी समस्या का समाधान करते हैं। जिन पौराणिक तरीकों से हम आज तक पशुपालन करते आ रहे हैं, किसान साथियों, उन्हें बदलकर वैज्ञानिकों के परामर्श के अनुसार यदि आज के संदर्भ में हम पशुपालन करेंगे तो शायद लाभ में रहेंगे। आइए अब खलील जी से ये जानने का प्रयास करते हैं कि लगभग पूरा दिन इनके पास कितना दूध एकत्रित हो जाता है और इकट्ठे किए हुए उस दूध को खलील जी कहाँ पर बेचते हैं, एक दिन की इनकी आमदनी कितनी है ये भी जानते हैं। तभी तो हमारे अधिक से अधिक पशुपालक इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे। लगभग कितना कमा लेते हैं खलील जी आप, और कितना दूध आपका हर रोज मार्केट जाता है? किसान भाइयों, मेरे पास अपने घर का जो प्रोडक्शन है दूध की, वो 2 क्विंटल के करीब है। लेकिन 2 क्विंटल दूध की प्रोडक्शन कैसे है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे एक इंसान के लिए खाने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, उसी लिए पशु के लिए भी एक पौष्टिक आहार होना चाहिए, बैलेंस्ड हमें आहार देना चाहिए। तो जैसे बैलेंस्ड आहार में हमारे पास इनके लिए जैसे आ जाता है हरे चारे की मात्रा 35 से 40 किलोग्राम प्रति पशु, जैसा कि हमें वेटरनरी डिपार्टमेंट ने बताया हुआ है।
और सूखा चारा जैसे तूड़ी है या दूसरा मक्की का सूखा चारा है या धान का भूसा है, ये इसकी मात्रा 5 किलो पर एनिमल पर डे के हिसाब से हमें इन्होंने रिकमेंड की है। तो उसी तरह से हम एक बैलेंस्ड चारा देते हैं और जो हमारी फीडिंग है, फीड भी एक बैलेंस्ड फीड है और एक USA कंपनी की फीड है और बड़ी ही बैलेंस्ड है। इस तरह से मतलब हम पूरा बैलेंस चारा पशुओं को खिलाते हैं, तब हमें अच्छी प्रोडक्शन पशु देते हैं। और जैसे मेरे पास डेली का 2 क्विंटल के करीब दूध आज हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, मैं इसे ले जाकर अपने शहर नालागढ़ में सेल करता हूँ। इसकी मेरे दूध से होने वाली आमदनी सारे खर्चे निकाल कर लगभग 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये डेली के हिसाब से मेरी बचत हो जाती है। खलील जी, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो रोजगार की तलाश में दर बदर भटकते रहते हैं। ऐसे हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान है, यदि वो पशुपालन से जुड़े तो क्या आपकी तरह वो भी मेहनत करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? बिल्कुल जी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं भी एक टीचिंग लाइन से हूँ। प्राइवेट जॉब मैंने की, कम से कम 4-5 साल मैं प्राइवेट जॉब करता रहा, वहाँ से गुजारा नहीं चला तो मैंने ये काम चुना। और ये काम एक ऐसा काम है, ये बिल्कुल मेहनत का काम जरूर है, लेकिन इसमें अच्छी आमदनी होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे ही हमें अपनी पढ़ाई के समय हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो भी काम करना लगन से करो, आपने रोना है लगन से रो, पढ़ना है लगन से पढ़ो, खाना है लगन से खाओ। तो इस तरह से हमने मतलब जो भी काम करना है ज़िंदगी में वो लगन से करो, लगातार मेहनत करो, तो इसमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। हम लगन से, मेहनत से, परिश्रम से यदि कोई काम करते हैं तो उसमें ज़रूर हमें कामयाबी भी मिलती है, लेकिन हमें अपना परिश्रम नहीं छोड़ना चाहिए, ये कहना है खलील जी का। आपने इतनी बढ़िया बातचीत हमसे की, हमारे दर्शकों को आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ नालागढ़ क्षेत्र के सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर विनय कुमार शर्मा मौजूद है और इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं वैज्ञानिक ढंग से किस तरह से हमारे पशुपालक पशुपालन कर सकते हैं, और यदि गुणवत्ता युक्त दूध उत्पादन हमारे पशुपालकों को करना है तो किन तरीकों का इस्तेमाल उनको करना होगा। डॉक्टर विनय, हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पशुपालक आज व्यावसायिक पशुपालन से जुड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है संतुलित आहार के महत्व को हमारे किसान एवं बागवान साथी समझे। संतुलित आहार का क्या महत्व है और गाय के परिप्रेक्ष्य में संतुलित आहार का विधान हमारे पशुपालकों को कैसे बनाना चाहिए, इसके महत्व को आप हमारे किसान एवं बागवान साथियों को समझाएं। पशु एक रखना एक प्राचीन परंपरा भी थी। हमारे घर में पशु रखना, गाय रखना, उसको एक शुभ माना गया था। तो जो पशुपालन विभाग है, हमें समय समय पर आज के दिन में साइंटिफिक रियरिंग ऑफ गाय का हम सिखाते हैं। तो जब भी हम गाय लेके आएँ तो उसको पहले दिन हम कहते हैं कि उसको पहले दिन आते ही उसको पेट के कीड़ों की दवाई दें, ताकि उसमें अगर पेट में अगर कृमि या जीव होंगे, जो भी आप खिलाएंगे वो कृमि खा जाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए पशु के पेट के कीड़े मारने की दवाई उसको देनी है। उसके बाद उसका रख रखाव, उसका सफाई का विशेष ध्यान रखें। उसके ऊपर अगर कोई पिस्सू या चिचड़ लगे हैं तो उसके लिए उसकी दवाई जो औषधालय या चिकित्सालय में मिलती है उसको दी जाए। पशु आहार में हम कहते हैं कि उसको बैलेंस्ड फीड दें। बैलेंस्ड फीड में क्या होता है कि हरा चारा, एक नॉर्मल जो एवरेज गाय है जो 3 से 4 क्विंटल की हम मान के चलते हैं, और पहाड़ी गाय जो है वो 2 से 3 क्विंटल की होती है, तो उसके लिए एवरेज खाना होता है 20 से 25 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा तूड़ी, और कम से कम उसका मेंटेनेंस राशन में फीड जो हम कहते हैं उसको 3 किलो फीड चाहिए उसकी मेंटेन करने के लिए बॉडी। और उसमें खनिज लवण की मात्रा, मिनरल मिक्सचर जो है वो 50 ग्राम प्रतिदिन देना ज़रूरी है। तो जो हम कहते हैं जो फीड है वो हम कहते हैं बाज़ार से फीड ना बना के हम कहते हैं कि जो फीड है आप अपने घर में बनाइए। जो पशु पालन विभाग प्रसार शिविर लगाता है उसमें हम पशु की फीड बनाने की पूरी विधि हम उनको बताते हैं। उसमें 3 भाग होते हैं। जो पशु फीड है उसके अंदर
एक भाग होता है दाना, एक भाग होता है खली और तीसरा भाग होता है चोकर या उसको एक्सटेंडर बोलते हैं। तो इनकी अगर सबकी की मात्रा बराबर मात्रा में हो और उसके अंदर 2 किलो हम मिनरल मिक्सचर डाल दें और एक किलो साधारण नमक डाल दें तो इससे हमारी फीड तैयार हो जाती है। और जो दाना डालना है उसके अंदर दाना भी 2 या 3 प्रकार का होना चाहिए। जैसे आपके घर में गेहूं या मक्की अवेलेबल है तो उसको हम उतनी ही 15 से 20 किलो गेहूं और 15 से 20 किलो मक्की डालेंगे। और खली का पार्ट जो है उसमें 2 प्रकार की खल डालना है, उससे उसकी गाय का या अपने जानवर का दूध में फ़ैट परसेंटेज बढ़ती है। वो खली में 2 प्रकार की खली हम कहते हैं कि बड़ेमे की, मूंगफली की और सरसों की खल, ये तीनों का इक्वल मिक्सचर 10 से 12 किलो हम डालेंगे तो ये हमारी फीड का एक अदर पार्ट बन जाती है। तीसरा पार्ट जो चोकर का पार्ट है उसमें चावल का छिलका, चने का छिलका और चोकर, वो भी हम टोटल 30 किलोग्राम अगर हो जाएगी तो टोटल हमारी 1 क्विंटल फीड हो जाती है। तो ये जो घर की बनाई हुई फीड है इसमें हमें पता है कि हमने अपने घर से ही सामान डाला है, तो उसमें जो बाज़ार की फीड है उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे तत्व मिलाए होते हैं कि जो उसको टेम्परेरी तो दूध बनाने में आपको लगता है कि कामयाब हो रहे हैं, परंतु उससे क्या होता है कि हड्डियों से निकल के कैल्शियम भी उसका यूज़ हो जाता है। परंतु जो हम घर में फीड बनाएंगे उसके अंदर 2 किलो मिनरल मिक्सचर जब डालते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता कि हमने ये जो फीड बनाई है उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। और आप ये देखेंगे कि 1 महीने के बाद उसका कम से कम 10% दूध बढ़ जाता है। तो फीड बनाने के उसके दूध जो है 3 किलो तो हमने देना है उसको मेंटेनेंस के लिए, और परंतु हर प्रति 3 लीटर दूध एक्स्ट्रा के लिए 1 किलो फीड देनी आवश्यक है। जैसे कि हमारे नालागढ़ क्षेत्र में गाय या भैंस बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, तो जो 35 किलो या 30 किलो दूध देने वाली है उसकी जो फीड की मात्रा है 3 किलो प्लस हर 3 किलो के पीछे 1 किलो का मतलब है कम से कम उससे 10 से 11 किलो फीड देनी उसको ज़रूरी है। लेकिन आप लोग मानते हैं यदि व्यावसायिक पशुपालन करना है तो वैज्ञानिकों का परामर्श बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। पशुपालन विभाग के द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक समयानुसार पहुंच जाए, इसके लिए आपका विभाग कैसे साधारण लोगों से संपर्क करता है? आपकी योजनाएं, आपके कार्यक्रम कैसे ग्रामीण स्तर तक पहुंचते हैं और कैसे उनका लाभ छोटे से छोटा वर्ग, छोटे से छोटा व्यक्ति भी उठा सकता है? आप कैसे गांव के लोगों को संपर्क करते हैं? पशुपालन विभाग किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश में हमारे हर एक पंचायत में एक डिस्पेंसरी कार्यरत है, तो उसमें एक पशु औषधि योजक की पोस्ट है, वो वहाँ पे कार्य कर रहा है। और समय समय पर हम प्रसार शिविर लगाते हैं और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आत्मा प्रोजेक्ट के तहत हम एक गांव में एक डिमॉन्स्ट्रेशन या ब्लॉक में 20 से 25 अगर गांव है तो हर एक गांव में एक डिमॉन्स्ट्रेशन लगा के कि एक किसान के घर जाएंगे, उसकी गाय या बैल भैंस को हम पूरा उसको तैयार करके बताते हैं कि कैसे उसको पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं, कौन सा उसको लिवर टॉनिक, कौन सा उसको कैल्शियम देना चाहिए, वो उसको समझाया जाता है। फिर उस जानवर को देख के जो गांव वाले जिन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड किया होता है उससे वो उत्साहित होकर अपने घर में भी पशुपालन रखना शुरू कर देते हैं। और पशु जो शिविर लगाते हैं उसमें हम उनको थोड़ी बहुत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तरह उनको एक किट भी प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर पेट के कीड़ों की गोली, मिनरल मिक्सचर की पैकेट्स और एक यूरिमिन ब्रिक आती है जिसको खाना उसका आवश्यक है, वो हम दिया जाता है। समय समय पर हम इनको समय आने से पहले, बरसात आने से पहले इनको गलघोटू की बीमारी के टीके और बाकी समय पर आके फरवरी और मार्च या जो भी समय होता है उस समय हम उनको FMD के टीके लगाते हैं। और हर गांव में पशुपालन का एक डिस्पेंसरी होने के तहत हर आदमी हमसे जुड़ा हुआ है और हम उनसे 24 घंटे संपर्क में रहते हैं। डॉक्टर विनय, आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान बागबान पशुपालक साथियों को दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान एवं बागबान साथियों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने बातचीत की जिला सोलन के नालागढ़ क्षेत्र के एक बहुत ही प्रगतिशील किसान से जिनका नाम है खालिद मोहम्मद। इन्होंने हमें बताया कि ये
बचपन से पशुपालन से जुड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे आयु में वृद्धि हुई, घर की जिम्मेवारियां इनके ऊपर पड़ी, इन्होंने पशुपालन को व्यावसायिक तौर पर करना शुरू किया। आज इस पेशे से ये अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं और यहाँ के और स्थानीय निवासियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। आप इन कार्यक्रमों से नवीन जानकारी लेते रहे, इसी आशय के साथ आज्ञा दें। नमस्कार।